तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर 35 नाम आज तय हो गए हैं। मध्य प्रदेश की 24 सीटों पर तो छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पैनल में मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर हम बीजेपी प्रवक्ता राजेंद्र गुप्ता जी के पास चलेंगे। राजेंद्र जी, मध्य प्रदेश के संदर्भ में जिन 5 सीटों को पार्टी ने छोड़ा है, 29 में से 24 नाम तो सामने आ गए हैं, लेकिन इस बार सबसे हॉट सीट अगर बीजेपी मध्य प्रदेश में किसी को मान रही होगी तो वो शायद छिंदवाड़ा ही होगी, क्योंकि कमलनाथ का कांग्रेस का गढ़ रहा है। नकुलनाथ जरूर पिछले चुनाव में कम मार्जिन से जीतने में कामयाब हुए थे, लेकिन इस बार पार्टी छिंदवाड़ा के किले को भेदने की भी काफी कोशिश कर रही है। इंदौर हो, उज्जैन हो, छिंदवाड़ा हो, इन 5 सीटों को लेकर पार्टी ने जो प्रत्याशी सोचे होंगे या सोचकर आगे चलकर दूसरी लिस्ट में ऐलान करेगी, इस पर पार्टी की क्या रणनीति होगी, खासतौर पर छिंदवाड़ा पर? दीपक जी, माफ करिएगा, एक तो मेरे नाम राजेंद्र ठाकुर है, आप गुप्ता जी बोल रहे थे, तो जी जी, थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे, कोई बात नहीं जी। नहीं, कोई उसमें समझ बात नहीं, प्रोनाउन। दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं कि रणनीति की बात है, तो पार्टी ने अभी पूरे देश भर की सीटों पे भी बात की जाए तो एक पहली लिस्ट आई है, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। 5 सीटों पर अभी मंथन जारी है। निश्चित तौर पर छिंदवाड़ा हमारे जो लक्ष्य है उसमें सबसे बड़ा टारगेट जो है वो छिंदवाड़ा है, क्योंकि 28 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है और इस बार 29 सीट जीतने का जो लक्ष्य है उसमें हमारा सबसे महत्वपूर्ण सीट छिंदवाड़ा है। छिंदवाड़ा को लेकर जो है पार्टी की कुछ रणनीति है और वरिष्ठ नेतागण इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। तो निश्चित ही इस सीट को जीतने के लिए जहां कार्यकर्ताओं की एक पूरी तैयारी है और निश्चित तौर पर ये सीट जीतेंगे, वहीं प्रत्याशी चयन को लेकर भी थोड़ा बहुत ऊपर संसदीय बोर्ड में इसका मामला है और संसदीय बोर्ड से जल्दी ही ये प्रत्याशी का चयन भी हो जाएगा। तो जो भी प्रत्याशी छिंदवाड़ा से आएंगे वो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका के जो है संभाग बनेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। दूसरी चीज, अभी जो चर्चा कर रहे थे तो देशदीप जी चर्चा कर रहे थे कांग्रेस की लिस्ट को लेकर। तो देशदीप सर की मैं जानता हूं, इनके काफी संपर्क हैं बड़े नेताओं से भी, राजनीतिक के बड़े विश्लेषक भी हैं आप। तो आप खुद जानते हैं इस समय कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता चुनाव लड़ने का इनकार कर चुके हैं अपने हाईकमान से। मेरे यहाँ या पूरे मध्य प्रदेश परिप्रेक्ष्य में देखें तो कई बड़े नेता हैं जिनसे आपके व्यक्तिगत संपर्क, आप उनसे भी अगर पूछेंगे तो वो लोग, इस समय ये स्थिति है कांग्रेस की कि कांग्रेस को अभी प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, जहां पर बड़े नेता अपना पल्ला झाड़ रहे हैं कि चुनावी मैदान में नहीं आना, क्योंकि वो जान रहे हैं और समझ रहे हैं कि इस समय जनता के बीच कांग्रेस की स्वीकार्यता घटी है और कांग्रेस से चुनाव लड़ना मतलब हार तय है। तो ऐसी स्थिति में कई बड़े नेता, मेरे भी कुछ पुराने संपर्की हैं, अच्छे मित्र हैं कांग्रेस के बड़े नेता, उनसे जब बात करते हैं तो वो भी स्पष्ट तौर पर इनकार करते हैं कि ये वाले चुनाव में हम तो विश्राम करेंगे। तो एक चीज कहीं ना कहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो है फ्रंट सीट पे इसलिए भी है कि हमारे कार्यकर्ताओं का, देवतुल्य कार्यकर्ताओं का जो कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, और सबसे बड़ी बात है कि जनता का विश्वास माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से है, उससे निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश की 29 से 29 सीट हम जीतेंगे और छिंदवाड़ा भी उस लक्ष्य के लिए एक महत्वपूर्ण सीट है। और निश्चित ही वहां के कार्यकर्ता और हमारे केंद्रीय नेतृत्व और राज्य के नेतृत्व के साथ मिलकर वो सीट भी हम विजय पताका फहराएंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की 29 की 29 सीट पर विजय हासिल करेगी। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। इंदौर से हमारे सहयोगी संवाददाता समीर खान भी जुड़ गए हैं, उनसे जरा इंदौर की सीट को लेकर समझ लेते हैं समीकरण। हालांकि इंदौर पे पार्टी ने अभी प्रत्याशी नहीं उतारा है। समीर, क्या कहेंगे? इंदौर को लेकर खबरें थी कि एक बार फिर से पार्टी शंकर लालवानी को रिपीट कर सकती है, सिंधी चेहरा है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इंदौर की सीट अभी होल्ड पर है। अब खबरें यह भी आ रही है कि इंदौर की सीट पर भी शायद पार्टी बदलाव कर सकती है। शंकर लालवानी की जगह गौरव रणदीवे हो, रमेश मेंदोला हो, नाम तो कई सारे फहरिस्त में चल रहे हैं। क्या सुगबुगाहटें चल रही है इंदौर में? जी हाँ, बिल्कुल दीपक, जिस तरह से हम ये कहें कि मध्य प्रदेश का जो एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण शहर है इंदौर, और इंदौर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है, और यही संभावना व्यक्त की जा रही थी कि जो पहली सूची है उसमें इंदौर का नाम शामिल होगा, और जो संभावना थी कि इंदौर से जो है इस बार जो है वापस जो है शंकर लालवानी को टिकट मिल सकता है, जो वर्तमान में सांसद भी हैं इंदौर से, और सिंधी समाज, जिस तरह से आपने कहा सिंधी समाज से ताल्लुक रखते हैं,
लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है वो इस बार उसकी रणनीति कुछ जो है हम ये कहें अलग है। जो अगर मालवा निमाड़ की बात करें इंदौर से लगे हुए क्षेत्रों की, तो अभी बहुत सारे इलाके जहां से अभी टिकट तय नहीं हुआ है। अगर खंडवा, खरगोन और सिर्फ देवास को छोड़ दे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है उनका भी ये जो है क्षेत्र है पूरा मालवा निमाड़। यही वजह है कि कहीं ना कहीं इस पूरे इलाके में जो है पार्टी सोच समझकर फैसला करना चाहती है और किसी भी सीट को गंवाने जैसी स्थिति में नहीं है। यही वजह है कि जो है जिनकी बम्पर जीत हुई थी उन्हें ही टिकट दिया गया। देवास से महेंद्र सिंह सोलंकी जो पहली बार ही जो है चुनाव लड़े थे, उन्होंने जो है 2 लाख वोटों से ज्यादा से वोटों से जीत दर्ज की थी। खंडवा की सीट जो है हम ये कहें कि उपचुनाव में 2021 उपचुनाव में जो है ज्ञानेश्वर पाटिल ने जीत दर्ज की थी। एक और सीट जो हम ये जहां से टिकट तय हुआ है खरगोन, वो भी पहली बार के सांसद थे 2019 में गजेंद्र पटेल, जो आदिवासियों का चेहरा है, उन्होंने भी बड़ी जीत दर्ज की थी 2 लाख वोटों से। जो खरगोन और बड़वानी जिले से दोनों की एक मिलाकर एक लोकसभा सीट बनती है, तो मतलब साफ है। और बाकी आदिवासी बहुल्य जो इलाके हैं वहां से अभी उम्मीदवार तय नहीं हुआ, चाहे झाबुआ की बात करें या धार की बात करें। तो इंदौर को लेकर या इंदौर के आसपास के ये जो इलाकों का जिसका मैंने जिक्र किया दीपक, वहां पर जो है पार्टी खुद सोच समझकर फैसला करना चाहती है, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि मालवा निमाड़ से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का चेहरा आता है। और यही वजह है कि पार्टी जो है यहां से जो है ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारना चाहती है जो इस बार भी जीत दर्ज करे। अब जैसा आपने कहा था कि इंदौर से जो है चेहरे का चेंज हो सकता है, बदलाव हो सकता है दीपक। जैसे शंकर लालवानी के साथ साथ जो पैनल बनी थी, उस पैनल में जो है आपने बिल्कुल सही कहा, गौरव रणदिवे का नाम है, रमेश मेंदोला का नाम है, और वर्तमान में जो महापौर है उनका नाम चल रहा है। साथ ही साथ जो है कैलाश विजयवर्गीय का भी नाम है। लेकिन एक और सुखबगाहट यहाँ से चल रही है कि किसी महिला उम्मीदवार को, चूंकि लोकसभा की जो सांसद सुमित्रा महाजन लंबे समय से इंदौर का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, और एक बार फिर इंदौर का प्रतिनिधित्व शायद कोई महिला उम्मीदवार के रूप में हो सकता है, और किसी महिला के खाते में जो है इंदौर की लोकसभा का टिकट जा सकता है। ऐसी जो है चर्चाएं इस समय चल रही है। जरा ये भी जल्दी से बता दीजिए, कांग्रेस फिलहाल किस तरह से मंथन कर रही है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में सभी 9 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। बीजेपी का पलड़ा जरूर भारी है। कांग्रेस की तरफ से कौन प्रत्याशी हो सकता है? क्या संजय शुक्ला फिर भाग्य आजमाएंगे? बिल्कुल दीपक, जैसे जिस तरह से जो है आप चूंकि इंदौर से आते हैं और आपको इंदौर के बारे में ज्यादा पता भी है, जिस तरह से आपने नाम लिया कि संजय शुक्ला क्या फिर से, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि संजय शुक्ला जो है महापौर का चुनाव लड़ चुके थे और विधानसभा में अभी अभी उन्हें हार मिली है, तो पार्टी उनके चेहरे का इस्तेमाल अब नहीं करना चाहेगी। यही वजह है कि जो नाम चल रहे हैं उन नामों का अगर हम जिक्र करें तो अगर सबसे पहला एक नाम जो आता है, क्योंकि जीतू पटवारी जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और राऊ विधानसभा से ताल्लुक रखते हैं, और वो लगातार वहां से विधायक भी रहे, इस बार भले ही वो विधानसभा का चुनाव हार गए हो, तो यही कहा जा रहा है कि जीतू पटवारी को इंदौर से जो है कांग्रेस की ओर से चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। हालांकि स्वप्निल सकरगाय एक और नाम है जो प्रियंका गांधी कैंप के से आते हैं, काफी करीबी है स्वप्निल सकरगाय, एजुकेशनिस्ट है, उनका भी नाम चल रहा है। लेकिन देखना यह होगा कि कांग्रेस से, ये जिस तरह से अभी कुछ देर पहले ही राजेंद्र जी ने कहा था कि कांग्रेस के जो है नेता हैं वो चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, तो भंवर सिंह शेखावत जो भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आए हैं और विधायक भी बने हैं कांग्रेस से, उनको लेकर भी नाम चल रहा था, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वो विधानसभा में रहकर जनता की सेवा करना चाहते हैं, वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। मतलब साफ है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पास उम्मीदवारों का टोटा जरूर नजर आ रहा है। चलिए, राजनीति से इतर इंदौर से विशेष प्रेम रहा है समीर, क्योंकि इंदौर का खान पान हो, पोहा कचौरी हो, इसलिए विशेष लगाव रहता है इंदौर से शुरू से। एक बार फिर हम अमृतांशी का रुख करेंगे। अमृतांशी, अब जिस तरह के हम एक विधानसभा चुनाव में एक पैटर्न देखते हैं कि प्रत्याशी पार्टी बड़ा सोच समझकर उतारती है मैदान में, क्योंकि जनता अपने क्षेत्र, अपने विधानसभा क्षेत्र, अपने राज्य के काम को देखती है। लेकिन लोकसभा चुनाव में हमेशा जनता केंद्र की सरकार का चेहरा देखती है, केंद्र सरकार के काम को देखती है, और नरेंद्र मोदी का चेहरा, मोदी सरकार की योजनाओं ने जिस तरह से जादू देश भर में बीते कुछ सालों में चलाया है, तो ऐसे में बीजेपी के लिए यह मुश्किल नहीं रहा होगा कि कांग्रेस के किस प्रत्याशी के सामने हमारा पलड़ा भारी हो सकता है। मसला तो यह है कि मोदी के चेहरे पर पार्टी कैसे और किस प्रत्याशी को मैदान में उतारती है। यह समीकरण आप क्या कहेंगे इस पर? पिछले चुनावी टर्म में आपको याद होगा दीपक, एक टर्म बहुत फेमस हुई थी पिछले चुनावी समय में, मोदी लहर,
और वो मोदी लहर का फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा मध्य प्रदेश के नेताओं को भी मिला, जो उम्मीदवार थे उस समय उनको मिला। इसके साथ ही साथ देश भर के जो उम्मीदवार थे उस लहर का फ़ायदा उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिला। और इस बार तो देखिए केंद्र सरकार ने तमाम जो योजनाएं हैं वो इतने समीकरणों के साथ बनाई है, तमाम योजनाओं का प्रचार प्रसार ज़मीनी स्तर तक किया जा रहा है। और एक मुद्दा जिसको हम सभी भूल जाते हैं बार बार, लेकिन वो बार बार आ जाता है, वो है राम मंदिर का मुद्दा। और राम मंदिर का मुद्दा मध्य प्रदेश में तो हावी रहा, विधानसभा चुनावों में भी, इसके अलावा लोकसभा चुनावों में भी देखिए ये मुद्दा पूरी तरीके से हावी रहने वाला है। और शायद यही वजह रही है कि कई समीकरणों को देखते हुए, जातिगत समीकरणों को बिठाते हुए तमाम जो केंद्रीय समीकरण हैं उसके साथ जो मुद्दे हैं उनको बुनाने की कोशिश बीजेपी समय समय पर करती रहती है। और यही वजह है कि अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार तो बीजेपी कर ही रही है, लेकिन जब राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला था उस वक्त भी जगह जगह पर बड़े बड़े पोस्टर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है तस्वीरों के साथ लगा दिए गए थे। तो देखिए इस मौके को बीजेपी भुनाने वाली है, बिल्कुल छोड़ने नहीं वाली है। और कहीं ना कहीं जो एक इंडी गठबंधन है, हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि देखिए इंडी गठबंधन भी इस बार के जो लोकसभा चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं प्रमुखता के साथ है। और इंडी गठबंधन पर बीजेपी जितना भी हावी रहती है, जितना भी कटाक्ष करती है, इसके साथ ही साथ अभी सीटों के बंटवारे को लेकर भी इंडी गठबंधन में लगातार चर्चाओं का दौर बना हुआ है। क्योंकि देखिए जिस तरह से कांग्रेस ने तो ये तय कर दिया मध्य प्रदेश में कि एक सीट हम खजुराहो की जो है वो सपा को दे देंगे, लेकिन तब तक कुछ और भी ना हो जाए अभी तक, क्योंकि कांग्रेस की कोई प्रत्याशी सामने नहीं आए, तो कहीं ना कहीं ये चीज हमें देखनी होगी। बीजेपी ने काफी ज्यादा अलग तरह से इस बार देखिए, हमने जो कयास लाए थे थोड़े बहुत सही हो पाए हैं दीपक वो कयास, लेकिन बीजेपी जो 5 सीटें बची हुई हैं इन पर भी चौंकाने वाले नाम दे सकती है, क्योंकि छिंदवाड़ा तो देखिए हॉट सीट समझ में आता है, लेकिन बाकी की 4 सीट वो भी हैं जहां के क्षेत्रों से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकलने वाली है। तो बीजेपी मुझे लगता है शायद इन अमृतांशी समीकरणों को बहुत भी जल्द देख रही है। बीजेपी इन 5 सीटों पर भी अपने प्रत्याशी उतार देगी, ज्यादा वक्त नहीं लेगी पार्टी। लौटूंगा आपके पास एक बार फिर। मुख्यमंत्री रह चुके प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से टिकट मिला है, तो ऐसे में उनकी बात करना भी बहुत जरूरी है। बीजेपी ने चूंकि विदिशा से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है, हमारे रेजिडेंट एडिटर अनुराग द्वारी ने शिवराज सिंह चौहान से खास बातचीत की है, सुनिए। विदिशा से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को टिकट मिला है और वो अपने घर आ गए हैं और यहाँ कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए तैयार हैं और इस तरह से हाँ बिल्कुल, तो यहाँ इस तरह से उनके स्वागत के लिए लोग तैयार हैं। और शिवराज जी के कमरे में जब भी आता हूँ तो कोई एक नए पोस्टर पर नजर जाती है, यहाँ लिखा है ये संसार हार जीत का खेले से नाटक समझ कर खेलो। शिवराज जी जब मुख्यमंत्री कार्यालय में बहुत अच्छी बातें लिखी हुई रहती थी, लेकिन अब आप इस संसद में जा रहे हैं 20 सालों बाद, इसे कैसे देखें हम लोग? मैं चुनाव लड़ेंगे पहले, माफ कीजिएगा। मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का हृदय से आभारी हूं। सम्मानीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी, अमित जी, राजनाथ जी, सचमुच में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। विकास के अद्भुत और अभूतपूर्व काम हुए हैं और जन कल्याण का नया इतिहास रचा गया है, समाज के हर वर्ग का कल्याण। और अब जो विकसित भारत का संकल्प मोदी जी ने लिया है, उनकी गारंटी है, उस संकल्प की पूर्ति का एक छोटा सा माध्यम हम भी बनेंगे। अपने अस्तित्व की संपूर्ण क्षमता के साथ इस मिशन को पूरा करने में हम सहयोग कर पाएंगे, ये मेरा परम सौभाग्य है। मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व को हृदय से धन्यवाद देता हूं। शिवराज जी, थोड़ा अलग सवाल है, जैसे आप घर आए तो देखा साधना जी तैयार थी, उन्होंने पूजा की और फिर आप भी अंदर गए, पूजा की, लेकिन ये जो सहजता का भाव आपका रहता है, चूंकि 16.5 साल आप मुख्यमंत्री रहे, फिर इस बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, तो इसके लिए घर परिवार और अपनों का अपनों की जो एक तरह से कह लें सहयोग कितना अहम होता है इस दौर में? जब किसी भी भूमिका में हम रहे हो, मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक तरह से माँ है, मिशन है हमारा, और कोई काम हमारे लिए छोटा और बड़ा नहीं है। मिशन में जहां पार्टी तय करती कि काम करें, वहां पूरी निष्ठा के साथ हम लोग काम करते हैं और मेरे परिवार ने मुझे हमेशा सहयोग किया है, हमेशा साथ दिया है। 20 साल बाद आप जाएंगे, अगर चुने गए तो विदिशा के लिए क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी? पहली चीज तो अगर शब्द का उपयोग आप मत कीजिए। आप आश्वस्त हैं? सब आश्वस्त है, मैं समझता हूँ। जनता का प्रेम और आशीर्वाद
हमेशा मिला है और विदिशा की जनता से मेरे बहुत आत्मीय रिश्ते रहे हैं, अपना परिवार है। विदिशा का संपूर्ण विकास और जनता का कल्याण वो हमारा पहले भी किया है और उसका रोड मैप भी तैयार है। आपने कहा था कि 29 कमल की माला पहनाएंगे यहाँ से, तो आप बिल्कुल, मैं आज फिर कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश से 29 की 29 सीटें, छिंदवाड़ा भी, इंक्लूडिंग छिंदवाड़ा, भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी और 29 कमल की माला मोदी जी के गले में मध्य प्रदेश डालेगा। सिंधिया जी और तमाम और युवा साथियों को देश भर से मौका मिला, तो आपको लगता है कि युवा महिलाओं को प्रतिनिधित्व अच्छा खासा मिला इस लिस्ट में जो सूची आई है? नहीं, बहुत संतुलित टीम है। युवा भी हैं, महिला भी हैं, हर प्रोफेशन के लोग, किसान भी हैं, समाज के हर वर्ग का कार्यकर्ता है, योग्यता को सम्मान दिया गया है। तो अद्भुत टीम है। केंद्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। तो सुना आपने, शिवराज सिंह चौहान ने सहजता से तमाम सवालों के जवाब दिए। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजेंद्र जी, अब मैं आपसे जरा समझ लेता हूं, आपको शायद पता भी होगा क्योंकि इसमें तो कोई दहमत नहीं है, प्रधानमंत्री के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी काफी आश्वस्त है और इस बार मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीतने का दावा कर रही है और देश में इस बार अब की बार 400 पार जो नारा आपके नेता पार्टी के दे रहे हैं। बची हुई 5 सीटें कब तक, मध्य प्रदेश के संदर्भ में पूछ रहा हूं, कब तक पार्टी घोषित कर देगी? दीपक जी, निश्चित ही मैं समझता हूँ कि जल्द ही जो एक और मीटिंग होने वाली है संसदीय बोर्ड की, उससे ये टिकट पैसे जारी हो जाएगी। 5 सीटें कुल बची हुई हैं, तो ये भी जल्द से जल्द हम सबके सामने होंगी। संसदीय बोर्ड इन चीजों को लेकर उतनी ही गंभीरता से तैयारी कर रहा है जितनी ये कार्यकर्ता है जी। तो ये 5 सीट भी जल्दी घोषित हो जाएंगी। जहां तक अभी मैं शिवराज जी को भी सुन रहा था, तो निश्चित तौर पर हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने एक संतुलित और बेहद सभी वर्ग को समाहित करते हुए एक सूची जारी जो की है। इसमें चाहे वो पिछड़े वर्ग के 57 कैंडिडेट रहे हों, महिलाओं को भी पर्याप्त प्रयास किया गया, 28 महिला प्रत्याशी घोषित किए गए। तो सबका साथ सबका विकास के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पुनः देश में और प्रदेश की 29 सीटों के साथ देश में हम 400 सीट का जो एक लक्ष्य है उसके पास पहुंचेंगे। ये एक कार्यकर्ता की हैसियत से मेरा विश्वास है और साथ ही पूरी पार्टी के जो निष्ठावान कार्यकर्ता उन सबका संकल्प भी है। ठीक है, देशदीप जी, आपसे अब समझना चाहूंगा, चूंकि जो नारा बीजेपी इस बार दे रही है लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार, दूसरी तरफ विपक्षी दलों को हम देख रहे हैं सबको मिलकर साथ आना पड़ रहा है बीजेपी को हराने के लिए, एनडीए को चुनौती देने के लिए। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा टर्म होता है रिपीट, 2 टर्म तो हो चुके हैं, 10 साल लगभग हो चुके हैं, आने वाले 2045 तक देश को जिस विकसित देश बनाने की, विकसित राष्ट्र बनाने की पीएम बात करते हैं, उसमें यह तीसरा टर्म कितना महत्वपूर्ण होगा? और इस तीसरे ही टर्म में 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर ऐसे में विपक्षी पार्टियों की क्या दिशा होगी, उनके लिए यह कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा? देखिए, दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हिंदुस्तान को अभी विकसित देश बनने में बहुत बहुत काम करना है। देखिए, खुद बीजेपी का जो कैंपेनिंग है, उस कैंपेनिंग में ये कहा जा रहा है कि हम 80 करोड़ लोगों को आने वाले 5 सालों तक अन्न देंगे फ्री। तो आप सोच लीजिए कि जहां आधे से ज्यादा पॉपुलेशन देश की अभी भी उसको अन्न की जरूरत है, जब फ्री अनाज की जरूरत है, तो वो कितने बेचारे किस हाल में रह रहे हैं कि सरकार को उनको सपोर्ट करना पड़ रहा है। और ये उनका हक भी है, राइट टू फूड के अंतर्गत हर व्यक्ति को अनाज होना चाहिए, हर व्यक्ति के सर के ऊपर छत होना चाहिए। तो जिस तरीके से केंद्र सरकार काम कर रही है, अभी बहुत बहुत ज्यादा काम करना बाकी है विकसित देश बनाने के लिए। इसीलिए ये 5 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण समय है क्योंकि पिछले बहुत समय से विपक्ष कमजोर है लोकसभा में, हमने देखा है। तो इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया गठबंधन में बहुत ऐन मौके पे कुछ एका बन पाया है। बहुत सारे लोग मिलके चले थे। हमने देखा किस तरीके से बिहार में क्या स्थिति हुई, वेस्ट बंगाल में क्या स्थिति हुई। तो कुछ लोग हैं वो अभी भी एक हैं और जितना एक हो सके उतना बेहतर है।
ऑपोजिशन के लिए। एक लेकिन जो एक आपने चीज देशदीप जी 400 मैं और समझना 400 चाहूंगा, सीटों की क्योंकि बात की, छत्तीसगढ़। आधे सेकंड में अपनी बात पूरी कर रहा हूँ, जी जी। आधे सेकंड में। 400 जो बात कर रहे हैं आपकी, अब की बार 400 पार, वही बीजेपी के लिए प्रेशर क्रिएट कर रहा है अच्छा। कि 400 लाने हैं तो किस तरीके से लाने हैं। हमको मध्य प्रदेश में भी दिख रहा है बहुत सेफ खेल रहे हैं। इंदौर जैसी जो बहुत सेफ सीट है, ट्रेडिशनल सीट है, वहां बीजेपी अपना कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर पाई है। खैर छिंदवाड़ा तो अलग बात है, बालाघाट में डिक्लेयर कर पाई है, धार में नहीं कर पाई है, उज्जैन जो मुख्यमंत्री जी का एक क्षेत्र है वहां से भी बीजेपी डिक्लेयर नहीं कर पाई है। तो ये दर्शा रहा है कि किस कदर दबाव में है बीजेपी खुद अपने इस नारे के क्रिएशन के बाद। इसीलिए शायद बूथ स्तर पर वोट शेयर बढ़ाने की भी बातें पार्टी के नेता कर रहे हैं। एक चीज संक्षिप्त में मैं ये भी समझना चाहूंगा देशदीप जी, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में, चूंकि छोटा राज्य है, ज्यादा सीटें नहीं है, कुल 11 सीटें, लेकिन पिछले चुनाव में 2 सीटें बीजेपी के हाथ से निकल गई थी, 2 सीटें कांग्रेस के पास चली गई थी। लेकिन ये जो 11 प्रत्याशियों के नामों का पार्टी ने ऐलान किया है, काफी सोच समझकर संतुलित और सारे फैक्टर्स इसमें दिख रहे हैं। क्या छत्तीसगढ़ में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतर रही है, या इसकी संभावना आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए बीजेपी वहां भी बहुत बेहतर करने की स्थिति में है, और हमने देखा किस तरीके से बृजमोहन अग्रवाल जी को, जो कि ऑलरेडी मिनिस्टर हैं, एमएलए हैं, बहुत सीजन नेता हैं, अभी उनके पास कल्चर डिपार्टमेंट भी है वहां, उनको भी उन्होंने वहां से टिकट दिया है। तो हम ये समझ सकते हैं कि बीजेपी कितना सेफ खेल रही है कि रायपुर से जो टिकट मिला है वो एक सिटिंग एमएलए को टिकट मिला है, वो एमएलए हैं, मंत्री हैं, उनको टिकट मिला है। और जो पूरी लिस्ट देखेंगे हम, वो बड़ी उन्होंने एक संतुलन क्रिएट करने की कोशिश की, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बाहुल एरिया है। देखिए मैं आपको बताऊं कि बहुत मेहनत करी है आरएसएस ने पिछले कुछ सालों में, या मैं कहूँ कुछ 90 के दशक में खासतौर से, आदिवासी एरिया को एक्सेस करने में, उसको उस किले को भेदने में। बस्तर वो इलाका है जहां बीजेपी एक जमाने में कमजोर हुआ करती थी, अब बीजेपी बहुत स्ट्रांग है। इस तरीके से जो मध्य प्रदेश का जो ट्राइबल इलाका है, खासतौर से धार झाबुआ वाला इलाका, मुझे याद है 2003 में जब पहला रिजल्ट आया था, जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे और झाबुआ से कांग्रेस का कैंडिडेट हारा था, उसी वक्त दिग्विजय सिंह ने हार अपनी कंसीड कर ली थी। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, एक राज्य है, वहां बीजेपी ने अपनी बहुत स्ट्रांग स्थिति करी है, और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी को इस बार अच्छा खासा फायदा मिलने वाला है। हमने देखा कि विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ फिर वो राज्य था जहां लोग सोच रहे थे कि उनकी सरकार बन जाएगी कांग्रेस की, लेकिन किस तरीके से उलटफेर हुआ और बहुत ज्यादा बहुमत से भाजपा सरकार में वापस आई। तो छत्तीसगढ़ में भी निश्चित रूप से बीजेपी की स्थिति बहुत स्ट्रांग है। चलिए मैं संक्षिप्त में समीर आपसे अब समझना चाहूंगा, चूंकि इंदौर की तो बात कर ली, लेकिन जिन 5 सीटों को छोड़ा गया है, इंदौर के साथ साथ धार भी है और उज्जैन भी है, क्या समीकरण धार उज्जैन में दिख रहे हैं? खासतौर पर उज्जैन से अनिल फिरोजिया जो सांसद है वर्तमान में, इंदौर के अलावा धार उज्जैन में क्या समीकरण बन रहे हैं पार्टी की तरफ से? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से दीपक अभी थोड़ी देर पहले जो हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट साथी हैं देशदीप जी जो बता रहे थे कि चूंकि आदिवासी क्षेत्रों पर जो है भाजपा की कड़ी नजर है। अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो धार में जो है वहां पर भाजपा जितना अच्छा करना था उतना अच्छा नहीं कर पाई थी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में भी सबसे पहला दौरा झाबुआ से ही किया था, आदिवासी बहुल इलाके से, और उन्होंने वहां कहा भी था कि विधानसभा चुनाव में भले ही आप हमारा साथ नहीं देते, लेकिन लोकसभा चुनाव में जरूर हमारा साथ देते हैं। जिस तरह से दोनों ही सीटों से जो है भाजपा के सांसद है, चाहे झाबुआ की बात करें या धार की बात करें, तो मतलब ये बताना चाह रहा हूं कि आदिवासी बहुल इलाकों पर भाजपा पैनी नजर बनाए हुए है 400 के आंकड़े को लेकर। और जैसे उज्जैन की बात कर लें तो उज्जैन में इसलिए भी पार्टी जो है बहुत फूक के कदम रख रही है कि वहां का अगर हम पॉलिटिकल जो राजनीतिक जो वो देखें तो वहां पर ये पता चलता है कि कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस से सांसद रहे उस क्षेत्र में। प्रेमचंद गुड्डू जो है कांग्रेस के आते हैं, उनको वो भी सांसद रहे हैं वहां से लंबे समय तक। तो ये जो इलाके हैं, इन इलाकों का जो संदेश है, जब चुनाव होगा लोकसभा का, तब मुख्यमंत्री इस क्षेत्र से आते हैं मोहन यादव उज्जैन से, और आला कमान ने ही उनके नाम पर मोहर लगाई है। तो यहाँ पर काफी सोच समझकर उम्मीदवारों का चयन करना चाहती है पार्टी, कोई रिस्क नहीं लेना चाहती कि यहाँ की कोई भी सीट जो है पार्टी को गंवाना पड़े या कम अंतर से जो है जीत हासिल हो। तो इसीलिए जो है यहाँ पर जो इतना विचार विमर्श किया जा रहा है। और अगर
जो वर्तमान सांसद हैं, चाहे वो इंदौर की बात करें या उज्जैन की बात करें या धार की बात करें, तो यहाँ पर वर्तमान सांसदों को अगर टिकट देना होता तो पहली जो सूची है उसमें उनका नाम आ चुका होता। मतलब पार्टी ने ये संकेत तो दे दिया है कि ये टिकट बदले जाने हैं। मतलब इंदौर की बात करें, धार की बात करें या उज्जैन की बात करें, वो साथ ही साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव जिस तरह से मैंने कहा उनका क्षेत्र है, तो पार्टी फूक फूक कर कदम रख रही है। चलिए, मध्य प्रदेश के संदर्भ में बीजेपी क्लीन स्वीप मिशन 29 के इरादे से मैदान में उतरी है। 24 सीटों पर पार्टी ने प्रत्याशी ऐलान कर दिए, 5 सीटों पर बचे हैं। कांग्रेस के लिए जरूर दोनों ही राज्यों में अब चुनौती होगी, कब तक कांग्रेस पार्टी डिक्लेयर करती है पार्टी अपनी लिस्ट को। बहुत शुक्रिया आप सभी का, देशदीप जी, राजेंद्र जी, अमृतांशी और समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंतजार रहेगा अब अगली लिस्ट का। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।